नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, आप सभी को पता है, और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, बयानों के अलग अलग तीर चल रहे हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है। जीत के लिए नई नई रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन जहां तक मुद्दों की अगर बात की जाए, जो मुद्दे आप सुन रहे होंगे प्रदेश के अंदर या जहां चुनाव है, दर्शक हमें देख रहे होंगे, वहां आप मुद्दे समझिए। सूबे में स्थानीय मुद्दे गायब हैं। लगभग सारे स्थानीय मुद्दे जिनकी जनता को दरकार है, वो सारे मुद्दे गायब हैं। और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों को तूल देकर राजनीतिक पार्टियां स्थानीय और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आप देखिए, 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव होना है, क्या उन स्थानीय मुद्दों को शामिल किया जा रहा है? क्या वो पार्टियां जो जनता के हमदर्द होने की बात कर रही हैं, क्या वो उन स्थानीय समस्याओं को समझ रही हैं? इनमें वो मुद्दे हैं जिनका जनता ने हर बार जिक्र किया। जब हमारे संवाददाता फील्ड में जाते हैं, तब हम उन मुद्दों को देखते हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, या फिर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये वो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, जिनकी अभी भी वहां की जनता को दरकार है। लेकिन अब ये तीनों ही पार्टियां जो दावा कर रही है कि ये चुनाव हम जीतेंगे, सवाल बीजेपी से भी होगा, सवाल कांग्रेस से भी होगा, और सवाल बसपा से भी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बसपा भी इस चुनाव में अब पूरी मजबूती से उतरी है। उसने भी अपने 28 उम्मीदवारों की तैयारी कर ली है। सवाल ये कि क्या इन पार्टियों के पास खुद की कोई उपलब्धि नहीं है? अगर 15 महीने कोई सरकार रही तो क्या उनके पास अपनी सरकार के मुद्दे नहीं हैं? और 8 महीने से जो सरकार चल रही है, उनके पास क्या मुद्दे हैं? और क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है? एक तरफ वचन पत्र है तो दूसरी तरफ संकल्प पत्र है। सवाल यह कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जो मुद्दे गूंज रहे हैं, वो बाहरी क्यों हैं? हम सवाल करेंगे, उन जिम्मेदारों से बात करेंगे, और उससे पहले एक रिपोर्ट जरूर आपको दिखाएंगे। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है इस देश के अंदर। जब भी किसी जाति की बात आती है, वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चलने लगती है। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं, प्रयोग था। ध्यान बटाने की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे ही सुशांत राजपूत में किया, रिया में किया, कंगना में किया, और पता लगा कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ही इस मामले में भाई उस लड़की की हत्या कैसे हुई? रात को 12 बजे 2 बजे क्यों जलाया? मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के बयान बताते हैं कि चुनाव में महज 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सियासत स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द सिमट गई है। प्रदेश में इस समय किसानों को लेकर कर्ज माफी, फसल बीमा, अतिथि शिक्षक, महंगे बिजली बिल, बेरोजगारी के साथ कोरोना महामारी जैसे कई अहम मुद्दे हैं। लेकिन राजनीति हो रही है सुशांत, रिया, कंगना और हाथरस को लेकर। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। ये इन सब चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मध्य प्रदेश में भी ध्यान रखें, 15 दिनों के अंदर 9 रेप और गैंग रेप हुए हैं। उसके लिए पूरी शिवराज जी की सरकार जिम्मेदार है और गृह मंत्री जिम्मेदार है। जब स्थानीय मुद्दे पीछे हों तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इन पार्टियों के पास खुद की कोई उपलब्धि नहीं है? क्या दूसरी पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं?
क्या चुनाव जीतने के लिए हाथरस जैसे संवेदनशील मुद्दों को उछाला जा सकता है? क्या बॉलीवुड में चल रहे एक विवाद के जरिए दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में मूल मुद्दों की बजाय देश भर में टीवी पर चल रहे मुद्दों को लेकर फोकस किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बीजेपी हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश में माहौल बनाने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस सुशांत, कंगना रणावत और रिया चक्रवर्ती को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है। कुल मिलाकर अब सूबे की जनता को तय करना है कि वो अपना वोट देते वक्त किन मुद्दों को ध्यान में रखेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यही है कि 15 महीने बाद फिर से चुनाव आ चुका है। इस चुनाव में जनता जो वादे पहले किए गए थे वो तो पूरे नहीं देख पाई, लेकिन अब एक बार फिर से नए वादे होने लगे हैं, नए मुद्दे आने लगे हैं, लेकिन जनता के स्थानीय मुद्दे गायब हैं। वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो सरकार की योजनाओं के लिए खड़ा रहता है, दफ्तर दर दफ्तर भटकता रहता है, क्या उसकी सूद लेगी क्या सरकार, या आने वाली पार्टी जिसे भी मौका मिलता है वो ऐसा करती है क्या? रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रखर वक्ता हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। अजय सिंह जी यादव, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बात मजबूती से रखते आए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। और दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश गुप्ता साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। कई चुनाव आपने भी देखे, एक उम्र है आपकी, एक एक्सपीरियंस का अपना एक कार्यकाल है आपका। मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है, मेरा भी जितना एक्सपीरियंस रहा है उसमें अब की बार मुद्दे ही अलग हैं। अब की बार जो चलन है चुनाव का वो बहुत अलग है। शायद ये एक बार फिर से हमारे लिए भी सीखने के लिए है और दूसरा जनता के लिए भी समझने के लिए है। विजय जी, ये जो चुनाव है ये प्रदेश का असाधारण चुनाव है, ये सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए सामान्य मुद्दे भी हमको दिखाई नहीं दे रहे जी। यह जो सामान्य घोषणा पत्र जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से सड़क, बिजली, पानी, जो जनता के जो मुद्दे होते हैं, रोजगार, उन सब पर बात नहीं हो रही। ये व्यक्ति केंद्रित चुनाव है और इसमें जो है जिस तरह से आप हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो वो क्रेडिबिलिटी पर ज्यादा सवाल कर रही है। राजनीतिक दलों का हो या नेताओं की क्रेडिबिलिटी की बात, वो ये बात नहीं कर रही कि ग्वालियर चंबल का विकास क्यों नहीं हुआ, वो ये बात नहीं करती कि नेपानगर में जो जिन चीजों को, जो योजनाएं शुरू होनी थी वो क्यों नहीं हो पाई, या सांबेर की जल परियोजना क्यों नहीं शुरू हुई। जिस तरह से अब जो नर्मदा यात्रा वगैरह हम देख रहे हैं, इनकी कोई बात नहीं कर रही। ये केवल टोकन की तरह आप ये देखिए कि सिंबॉलिक है। ये केवल इस बताने के लिए कि चुनाव में जनता के कोई मुद्दे होते हैं, इसलिए सिंबॉलिक इन पर बात हो रही है। बात से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी शायद पहले जो सामान्य चुनाव होते थे उनमें नहीं होता था। अब जो पूरा एक तरह से जो मैंने कहा कि ये असाधारण चुनाव है, तो असाधारण ही जो है इसमें अब बातें सामने आ रही है। जी रजनीश जी, आपकी पार्टी भी अब की बार नए नए मुद्दे लेकर आ रही है। हालांकि जब केंद्र में सरकार आपकी है और राज्य में भी अभी आप ये शासन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी स्थानीय जनता की बात शायद कम है और बाकी मुद्दे ज़्यादा है, जिसमें किसानों की बात कम है। हाथरस का मुद्दा कांग्रेस भी उठा लाई है, आपकी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। रिया, सुशांत, दीपिका, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। फिर उसके बाद दलित मुद्दा आ जाता है, बलात्कार के मुद्दे सामने आ जाते हैं। सवाल ये है कि जिन 28 सीटों पर चुनाव है उनके लिए आपका भी संकल्प पत्र तैयार है, कांग्रेस भी अपना वचन पत्र लेकर आ रही है। क्या ये नहीं किया जा सकता कि स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय जन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा जाए? देखिए, एक बात तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने विकास नहीं किया 15 महीने। 5 महीने हमने तेज गति से विकास किया, किसानों के साथ में कल्याण किया, उनके साथ में अपने फर्ज को निभाने का काम किया। 5 महीने में 23,000 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में डालने का काम किया है। ये किसानों के साथ में जो जिस प्रकार की जरूरतें थी वो पूरा करने का काम किया है।
अप्रैल से लेकर नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन मुफ्त देने का काम किया है। तमाम प्रकार की जो विकास की परियोजनाएं रोक दी गई थी 15 महीनों में, उनको तुरंत तत्काल तेज गति से शुरू। रोना नहीं रोया पैसों का। अटल प्रोग्रेस वे जो पूरे चंबल और ग्वालियर संभाग के लोगों के लिए एक बड़ी प्रगति का रास्ता खोलता है, उसको तेज गति से चलाने का काम। ऐसे तमाम छोटे बड़े काम जो हमने किए। और आज विकास का मुद्दा उठाया आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चंबल में, मुख्यमंत्री जी ने किसानों का मुद्दा उठाया मालवा और निमाड़ में, आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी की जो गलतियां हैं, जो पाप हैं, जो पूछ रहे थे, उनको बताने का काम किसानों ने के प्रति क्या क्या पाप किया। तो ये मुद्दे हैं। और हाथरस का जो आपने जिक्र किया, जब गृह मंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस हाथरस के मुद्दे को उठा रही है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो हमने जवाब दिया, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। अब वो मिर्ची लगी तो हम क्या करें? जी अजय जी, मिर्ची लगी तो हम क्या करें, सीधा सवाल पूछ लिया। लेकिन इस उपचुनाव में मेरे पास मैं शायद कुछ स्टडी करके भी आया था, किसान कर्ज माफ़ी, फसल बीमा, अतिथि शिक्षक, महंगे बिजली बिल, बेरोजगारी और सबसे बड़ी समस्या है कोरोना महामारी। क्या इस पर कोई बात हो रही है? सोशल मीडिया में तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, राम मंदिर के साथ देश हित, गद्दार, तमाम तरह के दल बदलू, तमाम तरह के मुद्दे हैं। लेकिन अपनी सीट बचाने के चक्कर में क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है और किसकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश के इस चुनाव में अगर मुद्दों की बात कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जुमलेबाजी कर रही है। हमारे 15 महीने के काम तो भाजपा ने स्वीकार कर लिए। विधानसभा में कर्जा माफी स्वीकार किया, अतिथि विद्वानों को हम नियमित करने के लिए आखिरी कैबिनेट में प्रस्ताव लाए थे, आपकी सरकार ने स्वीकार किया। 100 रुपए का बिजली का बिल हम देते थे, प्रदेश में 1000 गौशालाएं हमने बनवाई, आपने सब कुछ स्वीकार किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जैसे पुरानी फिल्में होती थी, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, अब सब जुमलेबाज नंबर 1 है। भाजपा के अलग अलग प्रवक्ता डायरेक्ट क्रेडिट की राशि भी अलग अलग बताते हैं। कोई 4000 करोड़ कहता है, कोई 23,000 करोड़, कोई 44,000 करोड़, और मोदी जी के 20 लाख करोड़ तो है ही, जबकि जनता को कुछ नहीं मिला है। जनता खाली है। अतिवृष्टि से 80% फसलें नष्ट हुई, 1 पैसे का मुआवजा मध्य प्रदेश के किसान को नहीं मिला। फसल बीमा के नाम पे 3 रुपए 4 रुपए के चेक मिले, किसानों ने कहा इतने में तो जहर भी नहीं आता है। आप चंबल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, मैं आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं रजनीश जी, कुछ उनके दिमाग में तत्काल कुछ आया, फिर मैं जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा अजय जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। रजनीश जी, क्या कुछ नया आया आपके दिमाग में, क्योंकि कुछ मुद्दों पर आपकी असहमति थी? देखिए, मैंने कहा आज बिल्कुल, मैंने कहा किसानों के खाते में 23,000 करोड़ रुपया इस 5 महीनों में डाले। आपने क्यों किसानों के हक की राशि रोकी? आपने किसान सम्मान निधि की राशि रोकी, आपने कृषि उपकरण के अनुदान रोकने का काम किया, आपने जो तमाम प्रकार की उनकी कल्याण की योजनाएं चल रही थी वो रोकने का काम किया, आपने किसान मानधन योजना को रोकने का काम किया, आपने जो बिजली की आपूर्ति किसानों को सिंचाई के लिए उसको रोकने का काम किया, यूरिया का कृत्रिम संकट आपने खड़ा करने का कुप्रबंधन के कारण काम किया। कर्ज माफी का जो मामला वो तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। 800 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को अभी तत्काल देने पड़े पैक्स कमेटीज के, नहीं तो सहकारिता बर्बाद हो जाता। अभी देना पड़े 800 करोड़। प्रीमियम का, आप फसल बीमा योजना का आपने पैसा ही नहीं दिया था, अभी देना पड़ा। तो ये तमाम प्रकार के जो कह रहे हैं ना, अजय जी जवाब दीजिएगा। कल कच्चा चट्टा देखिए विजय जी की 15 विजय जी स्पष्ट है, 17-18 के प्रीमियम का पैसा भाजपा ने जमा किया। भारतीय जनता पार्टी ये चावल का घटिया गड़बड़ घोटाला सामने हो जाएगा। रजनीश सर, आपको रोकना चाहूंगा, जैसे मैं अजय जी के पास से आपके पास आया था। अजय जी, आप ही की बात पर कुछ कह रहे हैं, अजय जी कंप्लीट कीजिए। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपने कहा चंबल एक्सप्रेस वे हमने चालू किया, भाजपा ने बनते ही दोबारा गति पे लाए। चंबल एक्सप्रेस वे में 1 इंच जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ 6 महीने में। झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। मैं रजनीश जी को, भाजपा को चुनौती देता हूं, कल दस्तावेजों के साथ आ जाइए। चंबल एक्सप्रेस वे में कितनी जमीन का अधिग्रहण किया है आपकी सरकार ने? झूठ बोल रहे हैं। और आप कहते हैं 23,000 करोड़ का हमने किसानों को डायरेक्ट क्रेडिट दिया, तो सूची सार्वजनिक करिए 23,000 करोड़ की। रजनीश जी जवाब दीजिए, अजय जी आपकी बात कंप्लीट हो गई। रजनीश जी जवाब दीजिएगा इसी बात पर, क्योंकि ये योजनाओं की बात चल रही है। क्या दोनों ही झूठे वादे कर रहे हैं? रजनीश जी जवाब दीजिए। अरे देखिए, पहली बात तो
देखिए, पहली बात तो ये है, इस मध्य प्रदेश का किसान जीवंत खाता, विभिन्न प्रकार की राशियों में एक क्लिक से पैसा दिया। आप मीडिया के लोग मौजूद हैं और वो जो सार्वजनिक कर दीजिए रजनीश जी, आसान है। बड़ा हम नहीं करते, वो जीवंत किसान कमल का बटन दबाकर जो 28 विधानसभाओं का है वो जवाब देगा। वो पूछ रहे हैं सूची जारी सार्वजनिक कर दीजिए, हम भी मान लेंगे, किसान भी देख लेंगे। सूची जारी कर दीजिए। एक बात तो स्वीकार कर लीजिए, आपके अभिन्न मित्रों में से अजय जी, अगर आप ये बात मान लें, देखिए वो जवाब देगा, जनता के वो बीच जवाब देगा, वो स्वीकार कर लीजिए। चलिए सूची जारी कर दीजिए। ना कोई सूची, अरे कर दे, अरे नहीं जी, हम भी देख लेंगे, किसान भी देख लेगा। चुनाव के पहले सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक हो जाएगा। अरे भाई उत्तर तो सुनने दो इनको उत्तर तो सुनने दो, इनको उत्तर दो। नहीं, कांग्रेस का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिंदा किसान का परिवार वो बटन दबाएगा ईवीएम मशीन का, कमल के फूल का 28 विधानसभाओं में तो जवाब मिल जाएगा। नहीं कर सकते, 10 नवंबर को जवाब मिल जाएगा और कमलनाथ जी पीसीसी का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे और एलओपी नेता पद छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति से विदाई हो जाएगी। वो किसान जवाब देगा। राजनीतिक का फर्जीवाड़ा हम नहीं करते। वो जो जवाब दे रहे हैं शायद दिनेश गुप्ता साहब आपकी हंसी बता रही है। मैं 20 सेकंड में आपसे बात लूंगा, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर आप ही से आऊंगा। दिनेश गुप्ता साहब, क्या लग रहा है, क्योंकि 16 सीटें चंबल अंचल की, ग्वालियर चंबल अंचल की, मालवा निमाड़ में भी सीट है, आपकी अनूपपुर आदिवासी एरिया उधर भी सीट है जहां चुनाव हो रहे हैं। सवाल ये है कि वहां पानी नहीं है बहुत दूर तक, किसानों को सिंचाई का रकबा नहीं है, चंबल की जो दुर्गति हो रही है वो भी सबको पता है, अवैध उत्खनन, अवैध हथियार, बलात्कार, डकैती, लूट, ये भी एक मुद्दा है। कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। देखिए विजय जी, ये जो मुद्दे हैं ये चंबल में हमेशा से ये मुद्दे रहते हैं, लेकिन इन पर बात करें तो इससे कोई वोट नहीं मिलता। वहां तो वोट इस बात पर मिलता है कि आप बंदूक का लाइसेंस दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते। आप देखिए कि जो आप निमाड़ मालवा में जाएंगे तो वहां जो है परिदृश्य बदल चुका है। नर्मदा के कारण बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी हैं। आज वहां ऐसा नहीं है कि कोई पानी का बहुत बड़ा संकट है, लेकिन जो दूसरी समस्याएं हैं, जिसे हम जो है हेल्थ वाली समस्या कह सकते हैं, जैसे कोरोना का इशू अब तक चल रहा है, तो स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर सकते हैं, या जो शिक्षा की बात कर सकते हैं, या ये बात कर सकते हैं जैसे इस चुनाव में जो शायद भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दों का तो जिक्र कर ही नहीं रही कि तीर्थ दर्शन के बारे में वो बात नहीं करती कि उसकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी जो बंद हो चुकी थी, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने शायद उस इशू को छोड़ दिया हो, या बच्चों के जो लैपटॉप का फिर से चालू किए हैं। तो ये जो वहां की जो अलग अलग तरह के मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी जो है उनको फिर से समेटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने ये देखा कि 15 साल लगातार सरकार चलाने के बाद भी 2018 के चुनाव में जो चूक उनसे हुई थी, उस चूक को कहीं ना कहीं वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान की कर्ज माफी जो कांग्रेस पार्टी को जो क्रेडिट मिला था, तो भारतीय जनता पार्टी उस स्तर पर भी कहीं लगता है कि वो सवाल यही था दिनेश सर की लगातार हम पूछ रहे हैं, पार्टियां भी जवाब तो दे रही है लेकिन एक दूसरे से जवाब कर रही है। जनता को भी कोई संतुष्टि होना चाहिए, शायद ऐसे भी मुद्दे हों, यही हमारा प्रयास है। सीधे रजनीश जी मैं आपके पास आता हूं, और अलग अलग मुद्दे जिस तरह से आ रहे हैं, इन अलग अलग मुद्दों के बीच जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, एक प्रतिद्वंदी तो हैं, लेकिन बसपा भी इसी प्रतिद्वंदिता में कोशिश ये कर रही है कि वो जनता के मन को छू पाए। वो कितना छू पाती है नहीं छू पाती हैं ये उनका पर्सनल संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में नुकसान किसको है? देखिए, पहले तो आपने बहुत दुखद खबर सुनाई रामविलास पासवान जी के निधन की। वाकई वो सच्चे और अच्छे राजनेता थे। उन्होंने दलित वर्गों के लिए लंबे समय से काम किया और वो तो उन नेताओं में से रहे हैं जो लोकसभा में सर्वाधिक वोटों से, देश भर में सर्वाधिक वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। वाकई अत्यंत दुखद खबर है। पूरे देश की दलित राजनीति ही नहीं, संपूर्ण राजनीति के लिए दुखद खबर है। अपनी एक पूरी तपस्या उन्होंने राजनीति में की, अपना वजूद स्थापित किया और अपने वजूद को बिहार जैसी जगह जहां राजनीति कितनी संघर्षपूर्ण है आपको पता है, वहां भी उन्होंने अपना स्थान बनाया था। और निश्चित तौर पर सच्ची श्रद्धांजलि हम सब मिलकर देते हैं। उन्होंने जो
किया वो सब हमारे लिए अनुकरणीय है, स्वाभाविक है। जो आपने बात कही अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बात उपचुनाव को लेकर है, कांग्रेस की कई जगह दुर्गति इतनी ज़्यादा है, जो कमलनाथ मुर्दाबाद और उनके पुतले फूकने की घटनाएं आप मीडिया के सामने सरेआम उजागर हुई हैं। कई इनके कांग्रेस के सच्चे और अच्छे नेता जो कांग्रेस पार्टी के लिए थे, पुराने थे, टिकाऊ, जो कांग्रेस में लंबे समय से रहे, वो बाहर चले गए, छोड़ दी। महेंद्र बौद्धे जैसा नेता बरसों बरस रहा कांग्रेस में, जिसने अपनी पूरी तपस्या कांग्रेस में की, उसको कांग्रेस छोड़ के बसपा में जाना पड़ा। वहां फूल सिंह बरैया तीसरे स्थान पर होंगे और फूल सिंह बरैया के कारण कई स्थानों पर कांग्रेस तीसरे स्थानों पर होगी। जिस प्रकार के बोल वचन समय कम है, मुझे अजय जी के पास भी जाना है। जिस प्रकार जातीय तनाव बढ़ाने का काम उन्होंने वहां किया है, तो ये जो जातीय आधारित राजनीति करने का जो काम कर रहे हैं, उसमें बसपा इनको करारा जवाब देने वाली है, तीसरे स्थान पर पहुंचाने वाली है। अजय जी देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश की राजनीति का इतिहास आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जितनी बार भी सरकारें बनाई है, हमेशा अपने दम पे बनाई है। बसपा एक अलग पार्टी है, वो अपनी रणनीति बना के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का सरकार होना। कोरोना काल में आज मध्य प्रदेश की जनता को मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। गोपाल भार्गव जी गड़ाकोटा के अस्पताल में जाते हैं तो स्टाफ दिखाई नहीं देता है। हम 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हैं, ये ना 6 महीने का हिसाब बाकी सब बात करने का निवेदन है, चैनल के माध्यम से अफवाहें ना फैलाने दें। मेरा बहुत निवेदन है विजय जी कि गैर तथ्यात्मक बातें ना फैलाने दें। मेरा बहुत निवेदन है, कोरोना जैसा संवेदनशील मामला है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना करिए। किसी इंजेक्शन की कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, कोई परीक्षण किट की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उपकरण की कमी नहीं है। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल घटिया राजनीति मत करिए। कांग्रेस के नेताओं घटिया राजनीति बिल्कुल मत करिए। कोरोना के बारे में जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी किसी को नहीं है, किसी इंजेक्शन की कमी नहीं है, किसी परीक्षण किट की कमी नहीं है, किसी वेंटिलेटर की आप दोनों को रोकना चाहूंगा। गलत बात है। और मैं विजय जी आपके चैनल से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार बढ़ावा ना दें। बिल्कुल समय भी अब खत्म हो रहा है। अजय जी भी अपनी बात मजबूती से रख चुके हैं, दिनेश गुप्ता साहब ने भी बताया, और अफवाहों को बढ़ावा ना दें। और बिल्कुल सच है, सबने देखा है देश भर में ऑडियो वीडियो मौजूद है अस्पतालों में से। चलिए सर, समय खत्म हो गया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।